नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अल्बनीज ने कहा, हम आपसी संबंधों को कर रहे हैं और मजबूत। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद करेंगे पोस्ट बजट वेबिनार। बजट में घोषित प्रावधानों को लागू करने की रणनीति बनाने में मिलेगी मदद। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। 1000 से अधिक लोग सत्र में होंगे शामिल। जर्मनी के हैम्बर्ग चर्च में अंधाधुंध फायरिंग, 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। मारे गए लोगों में हमलावर की मौत की भी आशंका। और भारत ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक पहली पारी में 4 विकेट पर बनाए 266 रन। सीरीज में भारत 2-1 से आगे। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। Australia and India are great friends. We are partners and we're building that partnership even stronger each and every day, both through our personal relationship as the Prime Ministers of India and Australia, but importantly as well the relationship between our peoples. I lead a delegation here of significant business leaders as well. We want to cooperate with India and build a relationship in culture, in economic relations as well as in our security. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए।
क्रिकेट डिप्लोमेसी के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी उनके बीच। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच कई ज्ञापन समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। पिछले साल दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2021 और 22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $27 बिलियन का था। उम्मीद है कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2035 तक 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता है। यहां होने वाली चर्चा के दौरान मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, PSU और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़ी कार्य प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित NPDRR में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NPDRR एक राष्ट्रीय मंच है। इसका पहला सत्र 2013 और दूसरा 2017 में आयोजित किया गया था। इस साल होने वाली इस बैठक में विचार विमर्श के बाद सरकार को वर्ष 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। NPDRR में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों, सांसदों, स्थानीय निकायों के प्रमुखों, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद नगर निगम व अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री द्वारा अहमदाबाद को समर्पित की जाने वाली AMC और AUDA परियोजनाओं में नए स्मार्ट स्कूल, एक नया ओवरब्रिज, पेडिस्टल रनवे और आइए सुनते हैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑडियो वीडियो संदेश। नमस्कार। हम सभी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस वर्ष के बजट को देश ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के एक शुभारंभ के रूप में देखा है। बजट को भावी अमृतकाल की दृष्टि से देखा और परखा गया है। ये देश के लिए शुभ संकेत है कि देश के नागरिक भी अगले 25 वर्षों को इन्हीं लक्ष्यों से जोड़कर देख रहे हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें
आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इस बजट वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है। और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। इसी तरह मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बिना गारंटी आर्थिक मदद देना हो, पशुपालन को बढ़ावा देना हो, फिशरीज को बढ़ावा देना हो, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना हो, एफपीओज हो, खेलकूद स्पोर्ट्स हो, इन सभी को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसका सर्वाधिक लाभ और अच्छे से अच्छे परिणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए
करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आप कल्पना कर सकते हैं, वो भी एक जमाना था जब महिलाओं के लिए न तो कभी खेत उनके नाम होते थे, न खलिहान उनके नाम होते थे, न दुकान होती थी, न घर होते थे। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है। पीएम आवास ने महिलाओं को घरते आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। साथियों, इस बार के बजट में नए यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए, अब हम स्टार्टअप की दुनिया में तो यूनिकॉर्न सुनते हैं, लेकिन क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ये संभव है क्या? ये बजट उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने वाली घोषणा लेकर के आया है। देश के इस विजन में कितना स्कोप है, ये आप बीते वर्षों की ग्रोथ स्टोरी में देख सकते हैं। आज देश में 5 में से 1 नॉन फार्म बिजनेस महिलाएं संभाल रही हैं। बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं, और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी के रूप में ये महिलाएं गांव में विकास के नए आयाम बना रही हैं। साथियों, सहकारिता क्षेत्र, उसमें भी महिलाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। आने वाले वर्षों में 2 लाख से ज्यादा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरीज कोऑपरेटिव बनाए जाने वाले हैं। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिला किसानों और प्रोड्यूसर ग्रुप्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस समय देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर जागरूकता आ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। इसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका को और बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। आपको एक और बात याद रखनी है, हमारे देश में 1 करोड़ आदिवासी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं। उनके पास ट्राइबल क्षेत्रों में उगाए जाने वाले श्री अन्न का पारंपरिक अनुभव है। हमें श्री अन्न की मार्केटिंग से लेकर इनसे बने प्रोसेस्ड फूड्स से जुड़े अवसरों को टैप करना होगा। कई जगहों पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोसेस करके मार्केट तक लाने में सरकारी संस्थाएं सहायता कर रही है। आज ऐसे कितने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप रिमोट इलाकों में बने हैं, हमें इसे और व्यापक स्तर पर लेकर जाना चाहिए। साथियों, ऐसे तमाम प्रयासों में
युवाओं के, बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसमें विश्वकर्मा योजना एक बड़े ब्रिज का काम करेगी। हमें विश्वकर्मा योजना में महिलाओं के लिए विशेष अवसरों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। जेम पोर्टल और ई कॉमर्स भी महिलाओं के व्यवसाय को विस्तार देने का बड़ा माध्यम बन रहे हैं। आज नई टेक्नोलॉजी का फायदा हर सेक्टर ले रहा है। हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी जाने वाले ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल देना चाहिए। साथियों, देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। जब महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं, फैसले लेती हैं, रिस्क लेती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं विधायक बनी हैं, उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर, समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, आप सभी महिलाओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। साथियों, 8 मार्च को महिला दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महिला सशक्तिकरण, उस पर एक बहुत ही भावुक आर्टिकल लिखा है। इस लेख का अंत राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जिस भावना से किया है वो सभी को समझनी चाहिए। मैं इस लेख से उन्हीं को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, हम सबकी बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस प्रगति को तेज गति प्रदान की जाए। इसलिए आज मैं आप सबसे, प्रत्येक व्यक्ति से, अपने परिवार, आस पड़ोस अथवा कार्यस्थल में एक बदलाव लाने के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करना चाहती हूं। ऐसा कोई भी बदलाव जो किसी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, ऐसा बदलाव जो उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों में वृद्धि करे, आपसे मेरा यह अनुरोध हृदय की गहराइयों से निकला है। मैं राष्ट्रपति जी के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश हम देख रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में देश में महिला नीति दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज हर क्षेत्र में वो आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके प्रतिबिंब इस बार बजट में भी नजर आ रहा है। जैसे कि पीएम आवास योजना ने महिलाओं को घर के आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। बीते 9 वर्षों में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं। यानी कि ना सिर्फ ये महिलाएं खुद सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, परिवार को संभाल रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही हैं। भारत की स्पीड और स्केल को बढ़ा रही हैं आज महिलाएं। अपने वीडियो संदेश को समाप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्वारा लिखे गए एक बेहद भावुक लेख को, जो राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक बेहद भावुक लेख लिखा था, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक का,
जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म NPDRR की तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता है। यहां होने वाली चर्चा के दौरान मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, PSU और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़ी कार्य प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित NPDRR में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NPDRR एक राष्ट्रीय मंच है। इसका पहला सत्र 2013 और दूसरा 2017 में आयोजित किया गया था। इस साल होने वाली इस बैठक में विचार विमर्श के बाद सरकार को वर्ष 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की विजेताओं को सम्मानित करेंगे। NPDRR में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों, सांसदों, स्थानीय निकायों के प्रमुखों, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। और सुधाकर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। तो आपदा का जोखिम कैसे कम हो? सुधाकर दास, जो तमाम स्टेक होल्डर हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए, आज वो एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो सबसे मुख्य एजेंडा होगा वो क्या होने वाला है, किस तरह से इस पूरे जो मुद्दा है उस पर हम आगे बढ़ते यहाँ पर चर्चा और विचार विमर्श करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसकी एक तरह से ये तीसरी बैठक है। पिछली बैठक साल 2017 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें देश भर के 1000 से भी ज्यादा आप कह सकते हैं जो डिजास्टर क्षेत्र से आपदा प्रबंधन को लेकर काम करने वाले लोग, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षक हैं, ऐसे लोग जो जागरूकता अभियान इस मुद्दे को लेकर फैला रहा है, वो शिरकत करेंगे। और जो सबसे अहम मुद्दा आज और कल चलने वाली बैठक में जिस पर चर्चा होने वाली है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर जो आपदाओं के खतरे हैं उनको लेकर जो स्थानीय क्षमताओं को कैसे मजबूत बनाया जाए, जो लोकल रिजिलियंस है उसको कैसे मजबूत बनाया जाए। और सीधा मतलब यही आप जया कह सकती हैं कि एक तरह से आपदाओं की स्थिति में अगर सबसे त्वरित कार्रवाई करनी है तो स्थानीय स्तर पर वो होनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर वो क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग के जरिए हो, जागरूकता अभियानों के जरिए हो, या एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हम कहें तो वो खुद लोग होते हैं। तो जो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के जरिए वो किया जा सकता है। जिला स्तर पर प्रणाली को मजबूत करने की बात है, राज्यों को मजबूत करने की बात है, और एक तरह से उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो जो विभिन्न पहलू हो सकते हैं आपदाओं से जुड़े हुए, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर हो, कोऑर्डिनेशन को लेकर हो, क्षमता निर्माण से जुड़े हुए पहलू हो, तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की बात हो, इसको लेकर इस बैठकों में चर्चा होने वाली है। एक मिनिस्ट्रियल लेवल सत्र होने वाला है। इसके अलावा 4 पूर्ण सत्र होंगे। 6 अलग अलग विषयों से जुड़े हुए सत्र भी इस में आयोजित किए जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैठक से पहले
19 जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यशालाएं आयोजित की गई। और ये जलवायु परिवर्तन से सीधा मतलब है कि आज हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते कहीं अतिवृष्टि की स्थिति बन रही है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी की स्थिति बन रही है, बिजली गिरने की जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। तो वो जो छोटे तूफान भी वो अचानक से आ जाते हैं। शहरों में भी जो सडन फ्लडिंग जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से सामने आ रही हैं, तो उससे कैसे निपटाया जाए, उसके लिए जो स्थानीय क्षमताओं को कैसे मजबूत किया जाए। बिल्कुल सुधाकर, 2017 में इसकी दूसरा सत्र आयोजित हुआ था। 2023 में इतने 5 वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ी हैं। ऐसे में किस लिहाज से आपको लगता है कि जब हम लोकल रिस्पांस की बात करते हैं, हम स्थानीय निकायों को मजबूती देने की बात करते हैं, हम क्विक एक्शन की बात करते हैं, किस हिसाब से वो हम यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आएंगे? कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, लेकिन किस तरह से जब बहुत ही निचले स्तर से हम जोखिम से कैसे निपटा जाए, ये हम लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को समझाते हुए नजर आएंगे? देखिए, बीते 9 वर्षों में अगर भारत की बात की जाए तो आज भारत एक तरह से पूरे दुनिया में अगर बात की जाए तो सबसे बेहतर आपदा प्रबंधन तंत्र भारत में बना हुआ है। आपने हाल ही में जो तुर्की में भूकंप आया था, सीरिया में जो भूकंप आया था, उस दौरान भी देखा कि एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर भारत उन देशों में शामिल रहा जो जहां वो सबसे पहले पहुंचा और वहां के लोगों की जान बचाई, आपदा से निकलने में मदद की। तो भारत में बीते 9 वर्षों में पीएम मोदी का बहुत जोर रहा है आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई क्षमताओं के निर्माण को लेकर, और खास तौर से उनका ये मत रहा है कि इसके लिए क्षमताएं सिर्फ केंद्र के स्तर पर नहीं बल्कि राज्यों में विकसित होनी चाहिए, जिला स्तर पर वो क्षमताएं होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन के स्तर पर होनी चाहिए। और यही एक मकसद है, लोकल रिजिलियंस, जो स्थानीय क्षमता है वो मजबूत हो। सीधा मकसद इस सम्मेलन का आप यही कह सकती हैं। चाहे इसके लिए वॉलंटियर्स तैयार करने की जरूरत है, या स्थानीय स्तर पर लोगों को कैसे ट्रेनिंग मिल सके, या स्थानीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन के तंत्र हैं वहाँ तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो सके, केंद्र के साथ समन्वय राज्यों का और कैसे बढ़े, इस मसले को लेकर गुजरात, उड़ीसा जैसे राज्य कैसे दूसरे राज्यों को भी और गाइड कर सके। और हमने देखा है कि इसका फायदा भी हुआ। बीते 9 वर्षों में आपदाओं में जो पहले जाने जाती थी, उन जानों को हम रोकने में सक्षम हुए हैं, कीमती जिंदगियां हम बचा पाते हैं आज। तो और भी ये क्षमता विकसित हो, एक तरह से आपदा प्रतिरोधी देश बने साल 2030 तक, ये एक लक्ष्य है। आपदा से पहले की तैयारी और आपदा आने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की स्थिति, तो ये दोनों बने और हर देश के हर क्षेत्र, हर हिस्से, हर गांव में बने। तो वो एक कोशिश है इस सम्मेलन की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो आपदाएं हैं, उनको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कैसे उसके जोखिम को कम किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाया जा सकता है, एक बेहद अहम सत्र जिसका आयोजन हो रहा है और जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, 1000 से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आबकारी नीति मामले में सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ के बाद संतोषजनक जवाब नहीं देने के बाद गिरफ्तार किया। इससे पहले सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय भी आज मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश करेगी। ईडी अदालत से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांग सकती है। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता की कविता से ईडी कल पूछताछ करेगी। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में कविता को सम्मन भेजकर दिल्ली में 9 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को पेशी का अनुरोध किया था। और पटना में आज ईडी की टीम आरजेडी विधायक अबू दोजाना के आवास पर छापा मार रही है। अबू दोजाना सीतामढ़ी के सुरसड विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नीरज सिंह और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है?
अबू दोजाना के आवास पर छापा मारा जा रहा है और क्या क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है? देखिए आंचल, ये जॉब फॉर जो लैंड का मामला है उसी के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो इस कार्रवाई को कर रही है। आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की थी और जो पार्टी से जुड़े हुए ये नेता हैं जिनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची है, इससे पहले भी कई सारे लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की थी और आरोप ये था कि इन लोगों ने जॉब दिलवाने के लिए रेलवे में 2004 से 2009 के बीच में बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनकी संपत्तियों को या ये कह सकते हैं कि उनकी जमीन को अपने और अपने परिजनों के नाम करवाया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, इन लोगों के नाम भी शामिल हैं। और इसके अलावा इस पार्टी से जुड़े तमाम जो नेता हैं उनका भी नाम इस पूरे कह सकते हैं कि घोटाले में सामने आया था। उसी के तहत प्रवर्तन निदेशालय की टीम वहां पर पहुंची है और जो छापेमारी की कार्रवाई है वो कर रही है। इससे पहले आपने देखा भी होगा कि जांच एजेंसी ने जो राबड़ी देवी है उनसे पूछताछ करी थी, लालू प्रसाद यादव उनसे भी पूछताछ हुई थी, कुछ जो तथ्य हैं उनकी जानकारी भी मिली थी और उसी के बाद ये जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और अभी भी ईडी की टीम वहां पर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर हम देखा कि राजधानी दिल्ली में भी ईडी ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया, वहां पटना में भी ईडी छापे मार रही है और कौन कौन से बड़े नाम यहाँ पे सामने आ सकते हैं? देखिए कई सारे नाम हैं, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि इस करप्शन के खेल में बड़े पैमाने पर जो लालू प्रसाद यादव, उनके परिजन और उसके अलावा पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका भी नाम शामिल है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सीबीआई ने भी छापेमारी की कार्रवाई की थी, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी, इसके अलावा राबड़ी देवी से पूछताछ की। इससे पहले भी कई बार छापेमारी की कार्रवाई हुई है और जब जब नए तथ्य सामने निकल कर आते हैं उसके बाद जांच एजेंसियां नए सिरे से जानकारी जुटाने के लिए लग जाती हैं और जो तथ्य हैं उनको वेरीफाई करने के लिए लग जाती है। तो ये भी छापेमारी की कार्रवाई पुराना ही जो मामला है उसी की तहत की जा रही है। कुछ नए तथ्य एजेंसियों के सामने आए हैं, उसी के बाद इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर आपको दिल्ली वापस लाना चाहेंगे पटना से। मनीष सिसोदिया पर जो जांच की आंच इस वक्त चल रही है, अगर उसका अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज वो अपनी बेल के लिए जाने वाले थे, क्या कुछ उम्मीद कर रहे थे कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई के बाद क्या लगता है उनकी मुश्किलें यहाँ बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए मुश्किल बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने देखा भी होगा कि सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था तो करप्शन और आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया था, क्योंकि सीबीआई को ये जानकारी मिली थी कि मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व है इस करप्शन के खेल में। बड़े पैमाने पर मनीष सिसोदिया और पार्टी से जुड़े जो दूसरे लोग हैं वो शराब नीति के तहत जो एडवांस में जो पैसा है वो उन्हें कह सकते हैं कि प्राप्त किया था और इसके साथ साथ ही एक आपराधिक साजिश भी रची थी कि जो पसंदीदा प्राइवेट प्लेयर है उनको ये शराब के ठेके दिए जाए, उसी के तहत ये गिरफ्तारी हुई थी। जब ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया तो धन शोधन के तहत ईडी ने भी अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू की थी। ईडी को कई सारे तथ्य निकलकर सामने आए थे। दक्षिण जो लॉबी है, जो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी थी शराब नीति के तहत, जिसे बड़े पैमाने पर लाइसेंस भी मिले थे और शराब के ठेके इन लोगों ने भी खुले थे, जिसमें अरुण पिल्लई को गिरफ्तार भी किया था। इससे पहले अभिषेक को गिरफ्तार किया था और आपको पता भी होगा कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी को भी ईडी ने सम्मान किया हुआ है, क्योंकि दक्षिण का जो ग्रुप था उसमें के कविता एक बड़ी प्लेयर है, हालांकि पर्दे के पीछे से इनकी भूमिका थी। अरुण पिल्लई फ्रंट प्लेयर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण थी। समीर महेंद्रू से उनकी मुलाकात हुई थी, समीर महेंद्रू को उन्होंने राजी किया था इस दक्षिण जो ग्रुप है उस कार्टेल में शामिल करने के लिए। तो आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई की मुख्यालय में पेश किया जाएगा, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। लेकिन कल धन शोधन के मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आज ईडी जब इनको पेश किया जाएगा तो रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि ईडी के पास जो तथ्य है वो मनीष सिसोदिया से वो वेरीफाई करेगी और जो तमाम जो लोग गिरफ्तार किए, क्योंकि मनीष सिसोदिया अगर ईडी के तहत देखें तो 12 भी गिरफ्तारी है और जो लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो जानकारी मिली है वो जानकारी अब मनीष सिसोदिया से ईडी वेरीफाई करेगी। जी, और नीरज, यहाँ पर जो दिल्ली की जो आबकारी नीति में जिस गड़बड़ी और अनियमितताओं की बात हो रही है उसके तहत अब यहाँ पर तेलंगाना जा पहुंचे हैं। ऐसे में जब के कविता से भी
मुख्य ईडी जो है वो उस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछना चाहती है, उनका इंटरोगेशन करना चाहती है। क्या कुछ उस लिहाज से उन्होंने भी समय मांगा है, लेकिन उस लिहाज से उस दिशा में अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल के कविता कल पहुंचेंगी और 11 बजे जो हमें जानकारी है 11 बजे के करीब ईडी मुख्यालय पहुंचेंगी और एक टीम प्रॉपर तैयार है उनके लिए। जो सवालों के जो जवाब है वो के कविता से मांगे जाएंगे, क्योंकि जिस दक्षिण लॉबी का नाम निकल कर सामने आ रहा है, ईडी के पास इस बात के तथ्य हैं कि 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो एडवांस के तौर पर दी गई थी। दक्षिण लॉबी को इस शराब नीति के तहत जो लाइसेंस दिए गए थे, जो दुकानें आवंटित की जानी थी, उसके एवज में 10 करोड़ की रकम एडवांस दी गई थी। और वो जो जानकारी है वो ईडी के पास है। किस तरीके से रकम पहुंचाएगी इसका जिक्र भी ईडी ने किया है। अपने पहली बार मुख्यमंत्री का नाम, अरविंद केजरीवाल का भी नाम ईडी की चार्जशीट में आया था कि किस तरीके से समीर महेंद्रू से उन्होंने फोन पर बात करी थी और उसके बाद तैयार किया था कि विजय नायर के थ्रू समीर महेंद्रू इस पूरे खेल में शामिल हो जाएं। और आपको पता भी होगा कि समीर महेंद्रू को सबसे पहले ईडी ने गिरफ्तार भी किया था, क्योंकि उनके कंपनी के थ्रू कई करोड़ के जो ट्रांजैक्शन है वो निकलकर सामने आए थे और खासतौर से विजय नायर और आम आदमी पार्टी के जो नजदीकी जो लोग हैं उनकी कंपनियों में। तो उस लिहाज से के कविता की जो पूछताछ है वो काफी महत्वपूर्ण है और के कविता अगर सही तरीके से सवालों के जवाब नहीं देगी तो हो सकता है कि ईडी आने वाले समय में कुछ और कड़े कदम उठा ले। बिल्कुल। तो करीब गिरफ्तारी के 2 हफ्ते के बाद मनीष सिसोदिया की आज जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कल उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब उन्हें जमानत मिलती है नहीं मिलती है वो देखना होगा। अगर जमानत मिलती है तो क्या फिर ईडी को उनकी हिरासत मिल जाती है तो और उनके बाद आगे क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। के बाद स्वागत है। आज सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लखीमपुर खीरी स्थित SSB की 3री बटालियन में वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वर्षगांठ परेड का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CISF कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा, CISF कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। हमारे सुरक्षा तंत्र में CISF की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे महत्वपूर्ण और राजनीतिक बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख स्थानों पर 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराते हैं। CISF कर्मियों को उनके पेशेवर दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, सीआईएसएफ के कर्मियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करने में सहायक रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआईएसएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीआईएसएफ कर्मियों को उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। सीआईएसएफ अपने व्यावसायिकता और क्षमता के लिए जाना जाता है। ये बल भारत के सामरिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने में बेहतरीन योगदान देता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत की। 31 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 राज्यों में 10 अलग अलग खेलों में 10,000 से ज्यादा महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1818 बेटियों की पार्टिसिपेशन थी, तो मात्र 3-4 वर्षों में बढ़कर वो 2700 से ज्यादा हो गई। 10 का दम आज शुरुआत की गई, जहां पर देश के 10 राज्यों में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में 10,000 से ज्यादा बेटियों की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी। नारी शक्ति न्यू इंडिया में और कदम आगे बढ़ाए खेलों के क्षेत्र में, ये सुनिश्चित करने के लिए है। महिला सशक्तिकरण खेलों के माध्यम से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बहरीन के दौरे पर पहुंचे। बहरीन संसद शूरा के उपाध्यक्ष जमाल फाखरू ने मनामा हवाई अड्डे पर ओम बिरला का गर्मजोशी से स्वागत किया। बहरीन के कई सांसदों ने भी ओम बिरला का स्वागत किया। बहरीन की राजधानी मनामा में आईपीओ के 146वें सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय दल सम्मेलन में भाग लेगा। ओम बिरला आज आईपीओ अध्यक्ष दुआर्ते पचेको से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बहरीन में भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भारत में बांस की परिकल्पना के सत्र में भी भाग लेंगे। कार्यशाला में 5 तकनीकी सत्र होंगे। इनमें बांस उद्योग के विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों के साथ साथ बातचीत के सत्र भी शामिल हैं। समारोह में कल बांस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में बांस के विभिन्न नवीन, आधुनिक एवं पारंपरिक उपयोगिताओं को प्रदर्शित किया गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी पैन कार्ड धारक महिलाओं को 1 लाख की नकद राशि प्रदान कर रही है। इस दावे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। वीडियो के थंब में लिखा है, पत्नी के पास पैन कार्ड है तो खाते में मिलेगी 1 लाख रुपए की नकद राशि। बड़ा मौका, करें आवेदन, योजना फॉर यू नामक YouTube चैनल के एक वीडियो में ये दावा किया जा रहा है। अगर इस दावे की सच्चाई की बात करें तो ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे का खंडन किया है। अपनी जांच पड़ताल के बाद लोगों को सावधान करते हुए PIB फैक्ट चेक ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पैन कार्ड धारक महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली गई है। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने को लेकर ये फर्जी जानकारी फैलाई जा रही है। PIB ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर आपके मोबाइल में भी ऐसी कोई पोस्ट या फिर वीडियो आया है तो इस पर भरोसा ना करें। जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन इसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं। सही जानकारी पहुंचने का रास्ता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया @pib.gov.in पर आप मेल कर सकते हैं। नंबर्स भी दिए गए हैं। साथ ही टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं @PIB फैक्ट चेक।
और गोवा के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। बाम्बी बकेट ऑपरेशन के तहत नौसेना और प्रशासन के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास जारी है। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने आग प्रभावित जगहों पर 22,000 लीटर पानी का छिड़काव किया है। दुर्गम इलाके में चलाए जा रहे इस जटिल अभियान में पास के तालाब से पानी लेकर प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है। और यहां रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक चर्च में गोलीबारी की घटना सामने आई है। हमले में 6 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं। हैम्बर्ग पुलिस ने कहा है कि हमले के कारणों की जांच जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया है। जर्मनी की एक समाचार एजेंसी ने कहा कि गोलीबारी की घटना के बाद आसपास के सड़कों को बंद कर दिया गया है। हैम्बर्ग के मेयर ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। और भारत ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अब तक पहली पारी में 4 विकेट खोकर 301 रन बना लिए हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही थी और ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। हेड 32 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने। लाबुशेन को मोहम्मद शामी ने बोल्ड किया और उसके बाद स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने पारी को आगे बढ़ाया। स्मिथ 38 रन बनाकर आउट हुए। पीटर हैंड्सकॉप को 17 के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने आउट किया। उसके बाद ख्वाजा ने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। ख्वाजा और कैमरून ग्रीन के बीच शतकीय साझेदारी हो गई है। उस्मान ख्वाजा शतक लगाकर क्रीज पे डटे हुए हैं। वहीं कैमरून ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। और अब बारी है खेल जगत की कुछ और अहम खबरों की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स की टीमें आमने सामने होंगी। आरसीबी प्रतियोगिता में लगातार 3 हार झेल चुकी है। टीम की स्टार कप्तान स्मृति मंधाना अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल सकी हैं। तीनों मैच में वे ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुई। वहीं यूपी वॉरियर्स के पास भी एलिसा हिली के रूप में शानदार कप्तान है, लेकिन वे भी दोनों मैच में पावर प्ले में आउट हो गई थी। आरसीबी को प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश है। यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में वॉरियर्स की टीम पिछले मैच में मिली हार के बाद जीत के ट्रैक पर वापस लौटना चाहेगी। विमेंस प्रीमियर लीग में गुरुवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 105 रन बनाए। टीम के लिए कप्तान मैगलेनिंग ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। मुंबई ने शानदार गेंदबाजी की और उनकी 3 गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में मुंबई की टीम ने 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की ओर से यस्तिका भाटिया ने 41 और हेली मैथ्यूज ने 32 रन की पारी खेली। मुंबई इंडियंस की टीम 3 मैच में 3 जीत के बाद 6 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार है। वहीं दिल्ली की टीम 3 मैच में 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश ने T20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। टीम के लिए कप्तान जोस बटलर ने सर्वाधिक 67 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 2 विकेट लिए। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 18 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश की ओर से नजमुल हुसैन शांतो ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ब्रिटेन की एमा राडुकानु ने चोट और बीमारी से जूझने के बावजूद इंडियन वेल्स इवेंट के पहले दौर में जीत दर्ज की। 20 साल की राडुकानु ने डैंका कोविनिच को 6-2, 6-3 से मात दी। 2021 की यूएस ओपन चैंपियन राडुकानु का अगला मुकाबला पोलैंड की मैग्डालिनेट से होगा।
मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में रियल बेटिस को 4-1 से मात दी। प्रीमियर लीग में लिवरपूल के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद ये जीत मैन्यू के लिए काफी राहत लेकर आई। मैन्यू के लिए मार्कस रैशफोर्ड, एंटनी, ब्रूनो फर्नांडेज और वेगॉस ने गोल किए। इस जीत के बाद मैन्यू शानदार स्थिति में है। दूसरे लेग का मुकाबला अगले हफ्ते सेविया में खेला जाएगा। आर्सेनल ने यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। प्रीमियर लीग में शीर्ष पर चल रही आर्सेनल के लिए डिफेंडर विलियम सलीबा ने पहला गोल किया। इसके बाद आर्सेनल की खराब डिफेंडिंग का फायदा उठाते हुए स्पोर्टिंग लिस्बन ने 2 गोल कर दिए। मेजबान टीम के जापानी मिडफील्डर हिदेमासा मोरिता के गोल ने आर्सेनल को मैच में बराबरी दिलाई। अब रिटर्न लेग अगले गुरुवार को एमिरेट्स स्टेडियम में खेला जाएगा। आर्सेनल के मैनेजर का कहना है कि उनकी टीम को लगातार मैच जीतने हैं तो अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस समाचारों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ इन 10 में खबरों का सिलसिला इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारा विशेष सेगमेंट डीडी प्रीमियर्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।